हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक टॉपिक ले रहे हैं राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम। आपको पता है लॉकडाउन के कारण 10th क्लास के पेपर है वो आगे सही टाइम पर नहीं हो पाए। अब वो पेपर है 29 तारीख को एसएसटी का, 30 तारीख को मैथ्स का पेपर होना है। तो बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर आप 10th में इकोनॉमिक्स पार्ट है उसके वीडियो बना के भेजो। तो ये 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आप जो कॉमर्स में जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसमें भी ये टॉपिक है और इम्पोर्टेंट है और इसमें से कंफर्म क्वेश्चन आया करते हैं। तो मैं इसको 10वीं लेवल पर नहीं बता रहा, इसको पूरे विस्तृत रूप से बता रहा हूँ। आशा करता हूँ आप पूरा ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। राष्ट्रीय आय देखो, इसको जानने से पहले हम आय को जानना चाहते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति जो प्यासा है और उसको प्यास के कारण उसके प्राण निकल रहे हैं, तो वह अपनी प्यास को मिटाने के लिए अथक प्रयास करता है, भाग दौड़ करता है। जहां भी संभव हो वो संभावना को तलाशेगा कहां पानी मिले और अपनी प्यास को मिटाने के लिए वो हर प्रयास करेगा ताकि उसके प्राण बच सके। तो प्यास यहाँ क्या है, उसकी शारीरिक आवश्यकता है, ठीक है। और पानी है वो उस आवश्यकता को पूरा करने वाला साधन है, ठीक है ना। इसी प्रकार से मनुष्य की अनेक आवश्यकताएं होती है। वो आवश्यकताएं उसके भोजन से संबंधित आवश्यकता हो सकती है, उसके वस्त्र से संबंधित आवश्यकता हो सकती है, उसके आवास से संबंधित आवश्यकता हो सकती है, आवश्यकता हो सकती है उसकी एजुकेशन की, आवश्यकता हो सकती है उसकी हेल्थ की, ठीक है। तो इन सब आवश्यकता की पूर्ति के लिए वह क्या करता है, अपना शारीरिक मानसिक परिश्रम करता है और उस परिश्रम के बदले जो उसे प्राप्त होता है वह कहलाता है आय। वह क्या कहलाता है, आय। अब हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय आय की। तो राष्ट्रीय आय की बात करने से पहले हम कुछ चीजों को जानना चाहते हैं। नंबर 1, उत्पादन के साधन। क्या जानना चाहते हैं, उत्पादन के साधन यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के साधन का मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और उत्पादन के जो साधन होते हैं ना वो मुख्य रूप से होते हैं 3। भूमि यानी लैंड, ठीक है। फिर होता है श्रम यानी लेबर, ठीक है। फिर होता है पूंजी, पूंजी यानी कैपिटल। अब देखो ये 3 उत्पादन के साधन हैं। यहां भूमि से मतलब केवल जमीन से नहीं है, यहां भूमि से अर्थ है वे समस्त प्राकृतिक संसाधन जो भगवान ने हमें गिफ्ट में दिए हैं, यानी बिना किसी भुगतान के हम प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उपजाऊ भूमि है, एयर है, वाटर है, जितने भी मिनरल्स है, जितने भी वाटर सोर्सेज है, ये सारे भूमि की, जैसे फॉरेस्ट है, ट्री है, सारे के सारे क्या आते हैं, भूमि की कैटेगरी में आते हैं, ध्यान रखना। और श्रम, श्रम का मतलब ये हमारे पास जो भूमि है यानी प्राकृतिक संसाधन है, इनसे हमारी आवश्यकताएं पूरी कब होगी, जब मनुष्य इन पर काम करेगा तभी तो आवश्यकता पूरी होगी ना। जमीन अपने पास उपजाऊ जमीन है, बरसात भी टाइम पर हो गई, सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है, लेकिन जब तक इस पर मनुष्य खेती करेगा नहीं तो क्या उत्पादन संभव है, नहीं।
आपको पता है जमीन के अंदर बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं, लेकिन उन खनिज पदार्थों पर जब तक ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी तब तक क्या वो प्रोडक्शन संभव है? नहीं है। तो श्रम का मतलब है यहाँ उत्पादन करने के लिए किए गए मानवीय प्रयासों से है। कैपिटल, अब आपको पता है इन दोनों साधनों से प्रोडक्शन प्राप्त करने के लिए हमें कुछ टूल्स, मशीनरी की आवश्यकता होती है, और वो मशीनरी हमें खरीदने के लिए क्या आवश्यकता होता है? कुछ धन की आवश्यकता होती है, और वो धन इस मशीनरी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, वो क्या कहलाता है? कैपिटल। तो ध्यान रखना, उत्पादन के 3 साधन हैं। कौन से? लैंड, लेबर एंड कैपिटल, भूमि, श्रम और पूंजी। अब हम चलते हैं राष्ट्रीय आय पर। चलो हम बना लेते हैं, यह बाउंड्री लाइन है किसी कंट्री की। मान लीजिए ये भारत है, ये भारत की बाउंड्री लाइन है। अब इस बाउंड्री लाइन से आपको पता है पूरे इंडियंस ने जो प्रोडक्शन किया, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? एक राष्ट्र की भौगोलिक सीमाओं के अंदर उस देश के सभी नागरिकों के द्वारा एक वर्ष के दौरान जो अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है उसको राष्ट्रीय आय कहते हैं। उत्पादन के 3 साधन हैं। कौन से? भूमि, श्रम और पूंजी। तीनों साधनों को लगा दिया, और लगाने के बाद एक वित्तीय वर्ष के अंदर देश की बाउंड्री में जो अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है उसका योग ही क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय। ठीक है, आया समझ में? अच्छा जी, अब एक बात आती है अंतिम वस्तुएं, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं फिनिश गुड। अंतिम वस्तु का मतलब जैसे कपड़े की फैक्ट्री है, वहां पर आपको पता है कॉटन भी प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर से हुआ, फिर यानी कपास जो खेती से वो भी प्रोडक्शन है, लेकिन कपास से धागा बनाया वो भी फैक्ट्री का उत्पादन है, धागे से कपड़ा बना वो फैक्ट्री का उत्पादन है, अब कपड़े से पैंट बनी वो भी उत्पादन है। तो यहाँ उत्पादन किसको लेंगे? अंतिम उत्पादन कौन था? पैंट। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो देखो राष्ट्रीय आय की गणना गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब कपास का उत्पादन हुआ वो भी उत्पादन में हुआ, धागे का उत्पादन हुआ वो भी उत्पादन में हुआ, कपड़े का उत्पादन हुआ वो भी हुआ, फिर पैंट बनी वो भी उत्पादन हुआ। तो इसका मतलब एक ही उत्पादन को हमने 4 बार गणना कर ली, तो कैसे राष्ट्रीय आय की गणना सही होगी? नहीं होगी। इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना के लिए अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य है वो राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक देश के नागरिकों के द्वारा जो कुल उत्पादन किया जाता है वह उत्पादन ही क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय की अवधारणा। राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं, जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, और इसमें सबसे पहले आता है सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, और शॉर्ट नाम होता है इसका जीडीपी। शॉर्ट नाम क्या होता है? जीडीपी। अब देखो क्या होती है जीडीपी, ठीक है, ध्यान देना, सुनना। आपको पता है ये एक देश है,
और आपके पास उत्पादन के 3 साधन थे। कौन कौन से? भूमि यानी लैंड, लेबर यानी श्रम, कैपिटल यानी पूंजी। तो आपने तीनों साधन को लगाया यहां पर। किसको लगाया? भूमि को, किसको लगाया? श्रम को, किसको लगाया? पूंजी को, यानी लैंड, लेबर एंड कैपिटल। अब ये तीनों साधन लगा दिए। कहां लगे? एक देश की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत। कहां लगे? जियोग्राफिकल बाउंड्री है किसी कंट्री की, उसके अंदर। और ध्यान रखना, इन उत्पादन के साधनों से एक वित्तीय वर्ष के दौरान, वित्तीय वर्ष का मतलब जानते हो? हिंदुस्तान में जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। ठीक है? तो राष्ट्र जीडीपी का मतलब क्या हुआ? एक देश में उत्पादन के समस्त साधनों के द्वारा एक वित्तीय वर्ष के अंदर कुल वस्तु और सेवाओं का, कौन सी वस्तु और सेवाएं? अंतिम वस्तु और सेवाओं के अंतिम उत्पादन के योग को क्या कहते हैं? जीडीपी। आ गया समझ में जीडीपी? कोई दिक्कत जीडीपी के बारे में? चलिए, जीडीपी के बारे में दिक्कत नहीं है तो ध्यान रखिए। अब आता है सेकंड सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको कहते हैं जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब क्या है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? ध्यान रखना, आपके पास एक होता है जीडीपी, ये तो आपने पढ़ लिया ना जीडीपी क्या होता है। अब एक बात और सुनो, भारतीय लोग विदेशों में रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। उन्होंने क्या किया? विदेशों में अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दी, यानी अपनी पूंजी लगा दी विदेशों में, और अपने पास जो टेक्निक है वो टेक्निक विदेशों में लगा दी, और वहां उत्पादन कर रहे हैं। तो वहां से जो उनको इनकम मिलेगी तो वो उस देश में छोड़ के आएंगे, अपने देश में लाएंगे, अपने देश में लाएंगे ना। तो वह बताओ हमारे देश की आय का भाग है या नहीं है? लेकिन ये आय कहां हो रही है? हमारे देश की बाउंड्री से बाहर, जिसको अबॉर्ड द कंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? अबॉर्ड द कंट्री, देश के बाहर। तो बताओ वह हमारी इनकम का पार्ट है या नहीं? है या नहीं है? तो आप इसको इसमें जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे? बताओ। हमारे देश की आय का भाग है ना, इसको कहते हैं एम यानी इंपोर्ट। आया नहीं आया समझ में? आया। अब इसी प्रकार से कुछ फॉरेनर भी तो इंडिया में होंगे ना, बहुत सारी विदेशी कंपनियां भारत में है या नहीं? देखो है ना, उन्होंने अपनी कैपिटल या अपनी पूंजी भारत में लगाई है, अपनी टेक्निक लेके आए हैं वो। अब वो प्रोडक्शन यहाँ करते हैं और यहाँ से कमाएंगे, तो क्या वो अपनी कमाई भारत सरकार को दे देंगे या भारतीय लोगों को दे देंगे? नहीं, वो अपनी इनकम कहाँ लेके जाएंगे? विदेशों में। तो बताओ हमारे देश में उत्पादन के साधनों से उत्पादन तो हुआ, लेकिन वो उत्पादन भारतीयों का नहीं था, इसका था फॉरेनर का। तो फॉरेनर वो उत्पादन भारत से बाहर ले जाएंगे, ले जाएंगे, ले जाएंगे। तो वो उत्पादन इस जीडीपी में शामिल होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, उसको क्या कर देते हैं? माइनस। आया नहीं है समझ में? इस प्रकार से जो जीडीपी है उस जीडीपी में हम क्या करते हैं? हमें क्या करना है? ऐड करना है किसको? एन को, और लेस करना है किसको? एक्स को। आया समझ में? इस प्रकार से जो प्राप्त होगा वो होगा जीएनपी, यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। क्या है? जी का मतलब ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट,
बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, चलिए ठीक है। अब कई बार क्या होता है देखना, मैं लिख देता हूं GNP बराबर GDP, ठीक है, और मैं कह देता हूं कि जितना भारतीय ने विदेशों से बाहर 500 करोड़ रुपए कमाए, भारतीय लोग हैं वो विदेशों से 500 करोड़ रुपए कमा के ला रहे हैं, तो हमारे देश की इनकम है या नहीं? तो 500 करोड़ हम ऐड करेंगे। और मान लीजिए जो विदेशी भारत में उत्पादन कर रहे हैं उनकी कमाई भी 500 करोड़ है, उनकी कमाई भी क्या है? 500 करोड़। तो आपने 500 करोड़ ही जोड़ा, 500 करोड़ ही घटाया, तो क्या हुआ? हमारी जीडीपी और जीएनपी दोनों बराबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं कि एम बराबर है किसके? एक्स के। एम और एक्स दोनों क्या है? बराबर। तो आप यहां लिख देता हूं मैं एम माइनस एक्स और नीचे लिख देता हूं एम इज इक्वल टू एक्स है। तो जीडीपी में क्या जुड़ा? 500 करोड़ जुड़ा, 500 करोड़ ही घटा, तो जीडीपी क्या रही? तो आप क्या लिखोगे? जीएनपी जीडीपी, इसमें क्या जुड़ेगा? जीरो। कब जुड़ेगा? जब m बराबर x होगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जीएनपी बराबर होगा जीडीपी के। कब होगा? जब x और m दोनों बराबर होंगे, ठीक है। ये आ गया हमारे पास जीएनपी, ठीक है। चलिए जी, अब एक वर्ड और लेते हैं जिसका नाम है नंबर 3 NNP, ठीक है, जिसका हिंदी नाम है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इंग्लिश में कहेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब ये कैसे आता है? आपने जीएनपी ज्ञात की थी ना? क्या ज्ञात की थी? जीएनपी। क्या ज्ञात किया था? जीएनपी। अब आपको पता है जीएनपी को हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, लेकिन आपको पता है जब हम किसी उत्पादन को करते हैं और उत्पादन को करते हैं तो हमने मशीनरी और टेक्निक यूज में ली कि नहीं ली? बिल्कुल ली। और मशीनरी और टेक्निक को यूज लेते हैं तो क्या मशीनरी में घिसावट नहीं आती? आती है, और घिसावट को कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो बताओ, हमारी मान लो हमने उत्पादन कर लिया और ये आ गया 1000 करोड़ का, या मान लो 1000 रुपए का उत्पादन आ गया, जीएनपी कितना आ गया? 1000। और आपने इस उत्पादन यानी आय को कमाने के लिए मशीन का खर्चा मान लो 100 कर दिया, डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 100 आ गया। तो एक्चुअल में आपकी इनकम कितनी हुई? 1000 हुई, 900 हुई? 900। क्यों? क्योंकि कमाए तो हमने 1000 थे, लेकिन मशीनरी की घिसावट हो गई, वो खर्चा हो गया कि नहीं हो गया? इनकम में से लेस करेंगे नहीं करेंगे? तो क्या होगा हमारे पास? ये एनएनपी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? जीएनपी जो ज्ञात किया था ना उसमें से घटा देंगे डेप्रिसिएशन। क्या घटा देंगे? डेप्रिसिएशन। तो ये आ गया एनएनपी का फॉर्मूला, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। और ये है एनएनपी है ना, इसी को हम कहते हैं राष्ट्रीय आय। इसको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम। आया समझ में? और ध्यान रखना, नेशनल इनकम है ना वो भी दो प्रकार से होती है। एक तो होती है बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय, बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय, जिसको कहते हैं एनएनपी मार्केट प्राइस। ऊपर एन लगा दिया ना, इसका मतलब है मार्केट प्राइस। और हमारी जो एनएनपी होती है ना वही क्या होती है?
राष्ट्रीय आय होती है। आय समझ में ये, और एक होती है लागत मूल्य पर राष्ट्रीय आय, यानी एनपी, ये होती है कॉस्ट प्राइस। अब कहोगे सर इसमें डिफरेंट क्या है, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस में डिफरेंट क्या है, वो मैं बताता हूं। ठीक है, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस में क्या डिफरेंस है वो मैं बताने जा रहा हूं। आपने राष्ट्रीय आय कमा ली, बिल्कुल सही किया, लेकिन आपको पता है राष्ट्रीय आय कमाने के बाद क्या हमारे देश की गवर्नमेंट हमसे टैक्स नहीं लेती है? क्या लेती है। और कौन से टैक्स? अप्रत्यक्ष कर, जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, बताओ वो टैक्स हमारे पास रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि वो टैक्स तो हम गवर्नमेंट को पेमेंट कर देंगे। तो क्या हमारी इनकम एक्चुअल में इतनी बचेगी जितनी है? नहीं है। तो ध्यान रखना, जो आप याद करते हो एनपी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, जो एक्चुअल नेशनल इनकम ये होती है, ये एक्चुअल नेशनल इनकम नहीं है, एक्चुअल नेशनल इनकम ये है। क्यों? क्योंकि हमने अभी जो एनएनपी कॉस्ट प्राइस ज्ञात की है ना, उसमें से हमें क्या घटाने पड़ेंगे? अप्रत्यक्ष कर, क्योंकि वो कर हमारी पॉकेट में बचने वाले नहीं है, वो भुगतान किसको किए जाएंगे? गवर्नमेंट को। इसलिए इसमें से क्या घटाते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी हिंदी में कहेंगे अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, ये घटने हैं। और आप मुझे बताओ, सरकार हमें सब्सिडी देती है, सरकार क्या करती है? हमें सब्सिडी देती है, क्या वो हमारी आय है ना? इसलिए सब्सिडी को इसमें क्या कर दिया जाता है? ऐड कर दिया जाता है। किसको? सब्सिडी को। इस प्रकार से जो मार्केट प्राइस में से, ये मार्केट प्राइस सीपी है, ये मार्केट प्राइस में होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, मार्केट प्राइस में अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी का अगर हम समायोजन कर देते हैं तो बचता आपके पास नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ कॉस्ट प्राइस। इसी को क्या कहते हैं? वास्तविक राष्ट्रीय आय। क्या कहते हैं इसको? वास्तविक राष्ट्रीय आय। एक बात और आती है, व्यक्ति का आय। व्यक्ति का आय, व्यक्ति का आय का मतलब क्या होता है? वास्तव में वह आय जो हमारी पॉकेट में बसती है वो व्यक्तिक आय कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, हमारे देश की बहुत सारी कंपनियां हैं जो इनकम प्राप्त करती हैं और उस इनकम में से उसको कुछ भुगतान करने पड़ते हैं। जैसे सरकार ने कह रखा है कि सामाजिक सुरक्षा पर आपको व्यय करने पड़ेंगे। अब वो व्यय करने पड़ेंगे तो पड़ेंगे, सरकारी स्थानांतरण भुगतान है वो करने पड़ेंगे, तो वो खर्चे हम करेंगे और खर्चे करने के बाद बचेगी ना, वो व्यक्तिगत आय बचेगी। तो ये था नेशनल इनकम का कंसेप्ट। अब नेशनल इनकम का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ। थैंक यू।